जय हिंद। आज का टॉपिक है जीवों का वर्गीकरण, जो बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी और एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप बायोलॉजी का स्टडी कर रहे हैं, आप जूलॉजी या बॉटनी पढ़ रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, तो यह टॉपिक सभी सब्जेक्ट वालों के लिए है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको जीवों का वर्गीकरण अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या है, जो स्टूडेंट हैं वो जूलॉजी और बॉटनी पढ़ के पूरा कॉलेज उनका बीत जाता है, पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो जीवों का वर्गीकरण है उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता कि जीवों का वर्गीकरण क्या है। जीवों के वर्गीकरण को इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जीवों का वर्गीकरण क्यों किया गया, जीवों के वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, जीवों के वर्गीकरण का इतिहास क्या रहा, तो इन सभी टॉपिक को एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, हमारे इस पृथ्वी पर जहां हम रहते हैं, पृथ्वी को क्या कहते हैं, दुनिया। तो पूरे दुनिया में लगभग 87 लाख, समझते जाइएगा, लगभग 87 लाख जीव जंतु हैं। तो क्या 87 लाख जीव जंतुओं की हम पहचान कर पाएंगे? क्या ये 87 लाख जीव जंतु में क्या हमको 1000 जीव जंतुओं के बारे में भी जानकारी है? और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है। तो जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो लगभग इनमें सभी जीवों के का जो कंसेप्ट है तो वो समझ में आता है, क्योंकि इसमें एक जैसे लक्षण जितने भी जीव के दिखते हैं उनको किसी एक क्लास में, किसी एक वर्ग में रख दिया जाता है। तो एक वर्ग का आप स्टडी करेंगे तो सभी जीवों की जानकारी मिल जाता है। तो ये तो बात हुई 87 लाख जीव जंतुओं की। अब ये जो 87 लाख जीव जंतु हैं ये एक जैसे नहीं हैं, इनमें डाइवर्सिटी है, इनमें विविधता है। तो जीवों की विविधता को देखते हुए अब इसी दुनिया में इतने सारे जीव जंतु हैं कि बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, बहुत सारे जीव जंतु संकटग्रस्त जीव जंतु में आते हैं और बहुत सारे जीव जंतु अभी उत्पन्न हो रहे हैं। तो बहुत सारे जीवों का उत्पत्ति हो रहा है, जन्म हो रहा है, और बहुत सारे जीव जंतुओं का विलुप्तीकरण हो रहा है, संकट के कगार पर हैं। तो इन सभी जीवों के अध्ययन के लिए एक पद्धति अपनाया गया जिसको कहा गया वर्गीकरण। तो आज हम जीवों के वर्गीकरण को एक एक टॉपिक को स्पष्ट बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। अब देखिए, जो जीवों का वर्गीकरण है तो उसका जो स्टडी है, उसका जो अध्ययन है, तो उसको कहते हैं टैक्सोनॉमी कहा जाता है, और इसको हिंदी में कहते हैं वर्गीकी। ठीक है, अब देखिए, जो वर्गीकी है तो वर्गीकी में जो टैक्सोनॉमी है उसमें किसका स्टडी किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवों के नामकरण का, ठीक है, जीवों के वर्गीकरण का, और जीवों की जो पहचान करने की जो पद्धति है, जो विधि है, तो उसका अध्ययन किया जाता है वर्गीकी के अंतर्गत। अब देखेंगे कि जो वर्गीकरण है, तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी मनुष्य को? जीवों की वर्गीकरण करने के बाद मनुष्य को मिला क्या? तो देखिए, सबसे बड़ी विशेषता इसकी है कि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो औषधि के रूप में उपयोग होते हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं जो आर्थिक महत्व के लिए लाभदायक हैं। तो इन सभी का पहचान करना अति आवश्यक है, इसीलिए जीवों का वर्गीकरण किया गया। अब देखिए, वर्गीकरण की आवश्यकता, तो फर्स्ट पॉइंट है जीवों की विविधता। जीवों की विविधता को समझने में आसानी होगी। ठीक है, जीवों में विविधता तो पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। आप परिवार में विविधता देखने को मिलेगा आपको, जैसे हम इंसान हैं, ठीक है, तो एक परिवार में कम से कम 4 से 5 सदस्य होते हैं। तो उन 4-5 सदस्य में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, विविधता देखने को मिलेगा। किसी का हाइट छोटा है, किसी का हाइट बड़ा है, ठीक ना, किसी का चेहरा गोल है, किसी का चेहरा लंबा है, किसी का आवाज भारी है, किसी का आवाज क्या है, सुरीला है। तो ये सारे विविधता है। कोई घमंडी आदमी है, कोई ईमानदार आदमी है,
तो इस प्रकार की स्वभाव हो गया, लक्षण हो गया, रंग रूप हो गया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो इन सभी में विविधता देखने को मिलता है। तो इन्हीं विविधता को समझने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता है। तो परिवार में तो इतने सारे विविधता हैं, तो इस संसार में जितने जीव जंतु हैं तो उनमें विविधता तो होगी। अब जीवों में सिर्फ एनिमल ही नहीं आते, पशु ही नहीं आते, इसमें पेड़ पौधे भी आते हैं। इस संसार में जितने भी वस्तुएं हैं जिसमें जीवन पाया जाता है तो वो सब जीवों के अंतर्गत आएंगे। तो पेड़ पौधे को देखोगे वो एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता, लेकिन जो एनिमल है वो एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान तक जा सकता है। तो ये सब क्या है? यही तो डाइवर्सिटी है, यही तो विविधता है। आप एक छोटे से चींटी को देखेंगे और एक बड़े से हाथी को देखेंगे तो इनके बीच में कोई तुलना कर ही नहीं सकता। इतना ज्यादा विविधता है, इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है। जैसे सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन माना जाता है धरती पर? इंसान। लेकिन वही सबसे बेवकूफ जो जीव है किसको माना जाता है? गधे को माना जाता है। तो क्या इन दोनों के बीच में समानता है? नहीं है। हाँ, कुछ हद तक समानता है, लेकिन पूरी तरह से समानता नहीं है। अब ऐसे ऐसे जीव इस संसार में हैं जो चल ही नहीं सकते, मतलब एनिमल, ऐसे ऐसे एनिमल हैं जो चल ही नहीं सकते। बहुत सारे एनिमल बिल के अंदर रहते हैं, बहुत सारे एनिमल जमीन के अंदर रहते हैं, बहुत सारे एनिमल पानी में रहते हैं, बहुत सारे नदी में, समुद्र में, तालाब में, बहुत सारे स्थल में रहते हैं। तो ये सब क्या है? जीवों की विविधता ही तो है। तो इसी को समझने के लिए वर्गीकरण किया गया। अब दूसरा पॉइंट है अध्ययन। ठीक है, जब वर्गीकरण होगा जीवों का तो इनके स्टडी में क्या होगा? सरलता होगा, आसानी होगा। मान के चलो कोई जीव है जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य को मैमेलिया में रखा गया है, मतलब स्तनधारी जो जीव है उसमें रखा। तो जितने भी स्तनधारी हैं, जितने भी जीव हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो इनका लक्षण लगभग लगभग समान है। तो इसको किसी एक वर्ग में रख दिया गया। ठीक है, तो एक वर्ग का आप अध्ययन करेंगे तो जितने भी मैमल्स हैं, जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं, सभी का आपको स्टडी एक साथ मिल जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था। अब अगला पॉइंट, जीवों की समानता असमानता, उनके संबंधों की जानकारी भी मिलता है। किससे? वर्गीकरण से। इसके अलावा किसी जीव की पहचान कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। किससे? वर्गीकरण से। और कोई विशेष वर्ग, समस्त जीवों की जानकारी, ठीक ना, किसी एक विशेष वर्ग का आप स्टडी कर लेंगे तो जितने भी जीव हैं उस वर्ग के अंतर्गत, उस क्लास के अंतर्गत, तो सभी की जानकारी आपको एक साथ मिल जाएगा। इसके अलावा जीवों के विकासी प्रवृत्ति को समझने की सरलता, जो जीव है, ठीक ना, तो उनका विकास कैसे होता है, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो उसको आप बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। किससे? वर्गीकरण से। जो टैक्सोनॉमी है, वर्गीकी है, उसके माध्यम से। तो आपको समझ में आया होगा कि जीवों का वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, क्यों इंसानों ने समस्त जीवों का वर्गीकरण करना शुरू कर दिया, समस्त जीवों का अध्ययन क्यों स्टार्ट किया। यह चीज आपको समझ में आया होगा। अब चलिए समझते हैं जीवों का जो वर्गीकरण है तो उसका कुछ इतिहास रहा होगा। तो जो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण का इतिहास है, उसको समझते हैं। क्योंकि ये बहुत समय से क्लासिफिकेशन चल रहा था, बहुत ही प्राचीन समय से वर्गीकरण चल रहा था। तो ये एक इतिहास बन चुका है कि वर्गीकरण कैसे हुआ जीवों का। तो देखिए, प्राचीन समय में एक प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री हुए चरक, ठीक ना। तो चरक को महर्षि चरक के भी नाम से जाना जाता है। ये एक महर्षि थे, ठीक है। तो इनको फादर ऑफ आयुर्वेदा, जो आयुर्वेद है, ठीक ना, तो उसका जनक माना जाता है महर्षि चरक को। और इनके द्वारा एक किताब लिखा गया जिसका नाम है चरक संहिता। तो चरक संहिता में वर्णन मिलता है कि
कि जो जंतु हैं तो उसके दो प्रकार का वर्णन मिलता है, और जो पादप है, जो पेड़ पौधे हैं, तो उनका 340 प्रकार का वर्णन मिलता है। किसमें? चरक संहिता में। इसका वर्णन किन्होंने किया था? तो महर्षि चरक ने किया था। जो जो जंतु हैं उसके 200 प्रकार, और जो पेड़ पौधे हैं उनका 340 प्रकार, क्योंकि ये आयुर्वेदाचार थे, ठीक ना। जितने भी बीमार पड़ते थे उस समय, प्राचीन समय में, तो उन सभी का आयुर्वेदिक तरीके से, आयुर्वेदिक ढंग से ये इलाज किया करते थे। कौन? महर्षि चरक। अब देखिए, जो महर्षि चरक हैं तो इन्होंने जीव जंतुओं को, दुनिया में जितने भी जीव जंतु थे तो उनको इन्होंने दो वर्ग में विभाजित किया था। कौन कौन से? पहला है स्थावर और दूसरा है जंगम, ठीक ना। स्थावर किसको कहा गया? जो चल नहीं सकते, एक ही जगह स्थिर रहते हैं, तो उसको महर्षि चरक ने कहा स्थावर। और जंगम, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, तो ऐसे जीवों को महर्षि चरक ने जंगम कहा, ठीक ना। अब देखिए, इसको अचल भी कहते हैं। जो स्थावर है मतलब चल नहीं सकता एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और जो जंगम है उसको सचल कहते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। जैसे इंसान, बंदर, भालू, भेड़, हाथी, चींटी, तो ये क्या हो गए? सचल। और अचल में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो अचल हो गए, ठीक ना। तो अचल का पादप और सचल का जंतु। तो ये आपको समझ में आया होगा कि जो महर्षि चरक थे तो समस्त जीव जंतुओं को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया था, एक स्थावर और दूसरा जंगम। अब देखिए, इसके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने भी जो वर्गीकरण है उसको आगे बढ़ाया, ठीक ना। लेकिन जो ये वैज्ञानिक थे वो सिर्फ जंतुओं का वर्गीकरण किए। किसका वर्गीकरण किए? जंतुओं का। देखिए वो कौन वैज्ञानिक थे? तो उनका नाम था अरस्तु, ठीक ना, जिसको जंतु विज्ञान का, जीव विज्ञान का जनक भी माना जाता है। किनको? अरस्तु को। तो जो अरस्तु थे तो उन्होंने एक पुस्तक लिखा, हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है। जो अरस्तु थे, फादर ऑफ जूलॉजी, जीव विज्ञान का जिसको जनक भी माना जाता है, तो उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो इन्होंने जो जंतु हैं तो उनको रक्त के आधार पर बांट दिया, ब्लड के आधार पर बांट दिया दो समूहों में, ठीक ना। पहला समूह कौन सा था? तो पहला समूह है एनाइमा, ठीक ना, और दूसरा समूह था एनाइमा, ठीक है। पहला समूह इनाइमा, इसको सुधार लीजिएगा। जो पहला समूह क्या है? इनाइमा, और जो दूसरा समूह है वो क्या है? एनाइमा। जो इनाइमा समूह था इनका, तो उसमें जितने प्राणियों के लाल रक्त है, लाल खून है, तो उनको रखा गया इनाइमा में। और जिन जंतुओं के खून लाल नहीं है, रक्त लाल नहीं है, तो उसको एनाइमा के अंतर्गत रखा गया। तो ये आपको समझ में आया होगा जो अरस्तु का वर्गीकरण था। इसके अलावा ये तो जंतुओं का वर्गीकरण हो गया। अब इसके अलावा एक वैज्ञानिक आए तो उन्होंने वनस्पति का वर्गीकरण कर दिया, ठीक है। कैसे? देखिए, इनका नाम था थियोफ्रास्टस, ठीक ना, जिसको वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है, फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। तो ये जो थियोफ्रास्टस थे, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा। तो इनके पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लेंटेरम, ठीक ना, हिस्टोरिया प्लेंटेरम। तो जो हिस्टोरिया प्लेंटेरम है, तो इन्होंने पेड़ पौधों को उनके स्वभाव के आधार पर विभाजित कर दिया 4 समूहों में। वो कौन कौन सा समूह था? तो देखिए, पहला समूह था वृक्ष, ठीक ना, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, जैसे नीम हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, ठीक ना, बड़े जितने भी पेड़ हैं तो उनको एक समूह में रख दिया गया, वृक्ष, जिसको ट्रीज कहते हैं। अब दूसरा जो समूह था छोप, ठीक ना। तो छोप क्या होते हैं? जैसे श्रब, जैसे आप झाड़ी देखे होंगे, ठीक ना। तो जो झाड़ी होते हैं, जो पेड़, बड़े पेड़ होते हैं, उससे जो
मिडिल क्लास के मिडिल लेवल के जो पेड़ होते हैं तो उनको झाड़ी कहते हैं। तो ये झाड़ी में विभाजित कर दिया गया दूसरा समूह। अब तीसरा समूह था उपछूप, ठीक ना, अंडर सर्व। अंडर सर्व मतलब जो छोटे आकार के झाड़ी होते हैं, ठीक ना, जैसे कनेर वगैरह हो गया, तो उसको रखा गया उपछूप में, ठीक ना, अंडर सर्व में। इसके अलावा चौथा जो इनका समूह था वो था साग, जिसको हर्ब कहते हैं। जैसे बेल वाला आप पौधे देखे होंगे, नार वाला पौधे देखे होंगे, लौकी, कुम्हड़ा, बरबट्टी, ठीक ना, तो ये सब साग के अंतर्गत रखा किन्होंने, थियोफ्रास्टस ने। तो इतना आपको समझ में आया होगा चरक का वर्गीकरण, अरस्तु का वर्गीकरण, थियोफ्रास्टस का वर्गीकरण। देखिए, चरक, अरस्तु और थियोफ्रास्टस के बाद जो अगला वैज्ञानिक आते हैं वो उनका नाम है कार्ल वान लिने, जिसका आगे नाम चलकर कैरोलस लिनियस हो जाता है, ठीक ना। तो ये कार्ल वान लिने, ये उनका पुराना नाम था और इनका जो आधुनिक नाम हो गया है कैरोलस लिनियस, ठीक ना। तो इन्होंने एक किताब लिखा सिस्टेमा नेचुरी, ठीक ना। ये स्वीडन के वैज्ञानिक हैं कार्ल वान लिने। तो इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी जब किताब लिखा, ठीक ना, तो इन्होंने अपने किताब में द्विनाम पद्धति दे दिया, एक वर्गीकरण का नया पद्धति चला दिया गया, जिसको कहा गया द्विनाम पद्धति, जिसमें किसी भी जीव का, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे कोई भी एनिमल हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, ठीक ना, कोई भी जीव हो, तो उसमें उसका पहला नाम वंश होना चाहिए और दूसरा नाम जाति होना चाहिए। ऐसा किसने कहा? कार्ल वान लिने ने। इन्होंने जंतु और पादप दोनों के लिए इस पद्धति का उपयोग किया गया। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, जो मनुष्य है उसका नाम क्या है? होमोसेपियंस, ठीक ना। तो जो होमोसेपियंस है, यहां मैं लिख दे रहा हूं और आसानी से आपको समझ में आएगा, सेपियंस, ठीक ना। जो होमोसेपियंस है, तो जो होमो है, ठीक ना, तो ये मनुष्य का क्या हो गया? वंश हो गया। और जो सेपियंस है, तो ये क्या हो गया? ये जाति हो गया। जैसे एक मछली है रोहू, ठीक ना, तो उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? लेबियो रोहिता, ठीक है, लेबियो रोहिता। तो ये लेबियो क्या हो गया? लेबियो हो गया इसका वंश, और जो रोहिता है वो क्या हो गया? जाति हो गया। जैसे बाघ, तो बाघ का आप नाम देखेंगे तो इसका नाम है पैंथरा टाइग्रिस, ठीक ना। तो जो पैंथरा है ये क्या हो गया? ये वंश हो गया। और जो टाइग्रिस है वो क्या हो गया? जाति हो गया। जैसे आप धान का नाम देखेंगे तो धान का नाम क्या है? ओराइजा सटाइबम, ठीक ना। तो ओराइजा क्या हो गया? धान का वंश हो गया। और जो सटाइबम है वो क्या हो गया? जाति हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का देखेंगे तो ट्रिटिकम क्या हो गया? वंश हो गया। और सटाइवम क्या हो गया? जाति हो गया। ऐसे ही कुछ फूलों का नाम देखेंगे आप, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, ठीक ना। तो हिबिस्कस क्या हो गया? वंश हो गया। और रोजा साइनेसिस क्या हो गया? जाति हो गया। तो ऐसे कई नाम हैं, ठीक ना। सभी जीवों का द्विनाम पद्धति से नामकरण किया गया और इनको जाति और वंश के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया द्विनाम पद्धति से, ठीक ना। अब जो आधुनिक वर्गीकी है, ठीक ना, आधुनिक जो वर्गीकरण है, तो उसका जनक माना जाता है कार्ल वान लिने को, कैरोलस लिनियस को, ठीक ना, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आधुनिक वर्गीकी है उसका जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कार्ल वान लिने को, जिनका नाम है कैरोलस लिनियस। अब एक पद्धति और आ गया वर्गीकरण का, इसको कहते हैं त्रिनाम पद्धति, ठीक ना। तो ये त्रिनाम पद्धति क्या होता है? इन्होंने तो द्विनाम पद्धति दिया वंश और जाति के आधार पर। तो देखिए, त्रिनाम पद्धति में एक वंश होता है और एक जाति होता है और जाति का भी उपजाति होता है, ठीक ना। तो इसमें तीन चीजें शामिल किया जाता है जो त्रिनाम पद्धति है। जैसे कि
जो आदमी है उसी का उदाहरण हम दे रहे हैं। जैसे क्या नाम है, होमो सेपियंस, ठीक ना, और इसमें फिर जुड़ जाएगा सेपियंस, ठीक ना। तो ये जो नाम है ये किसका नाम है, त्रिनाम पद्धति का। होमो क्या हो गया, वंश हो गया, सेपियंस क्या हो गया, जाति हो गया, और जो सेपियंस है ये क्या हो गया, उपजाति हो गया, ठीक ना। तो ये होता है त्रिनाम पद्धति। जैसे एक और नाम हम लिखते हैं हिबिस्कस, हिबिस्कस साइनेसिस रोजा, ठीक ना, हिबिस्कस साइनेसिस रोजा। तो हिबिस्कस क्या हो गया, ये वंश हो गया, साइनेसिस क्या हो गया, जाति हो गया, और जो रोजा है वो क्या हो गया, उपजाति हो गया। तो इसी प्रकार से यदि आप उसका लिखना चाहेंगे बाघ का त्रिनाम पद्धति में, तो क्या हो जाएगा, पैंथरा, टाइग्रिस, ट्राइग्रिस, ठीक ना। जैसे कि लेबियो रोहिता है, ठीक ना, तो इसका आप लिखना चाहेंगे तो लेबियो रोहिता, रोहिता, ठीक ना। ओराइजस सटाइवम है तो ओराइजस सटाइवम, सटाइवम। तो इस प्रकार से त्रिनाम पद्धति में नाम दिया जाता है और इसका वर्गीकरण वंश, जाति और उपजाति के आधार पर किया जाता है। तो ये इतिहास रहा है जो वर्गीकरण है उसका। तो ये हिस्ट्री समझ में आपको आया होगा वर्गीकरण का। अब चलिए समझते हैं जीवों के वर्गीकरण को, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को। तो देखिए सबसे पहले प्राचीन समय में तो चरक ने ही बता दिया था, दो भागों में बांट दिया था। जो जीव जंतु है उनको, एक स्थावर और दूसरा जंगम, जिसको सरल भाषा में अचल कहा गया और सचल कहा गया, जिसमें पेड़ पौधे और जंतु आते थे, ठीक ना। लेकिन जो क्लासिफिकेशन है, ठीक ना, तो साइंस में जो अरस्तु है तो उसके क्लासिफिकेशन से पढ़ाया जाता है, ठीक ना। ये जो महर्षि चरक का क्लासिफिकेशन था स्थावर और जंगम, तो उसको नहीं पढ़ाया जाता, ठीक ना। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, जो अरस्तु का जो क्लासिफिकेशन था वहां से। तो देखिए जो अरस्तु थे तो उन्होंने दो भागों में जीवों को बांटा था। एक है पादप जिसमें सभी पेड़ पौधे आते हैं, और एक है जंतु जिसमें सभी एनिमल आते हैं, सभी जो पशु हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर जा सकते हैं, वो सभी जीव आते हैं, ठीक ना। पादप में क्या होता है, इसमें कुछ क्राइटेरिया थे, ठीक ना, कि जो पादप है वो एक स्थान पर रहते हैं, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। अब जो पादप है, ठीक ना, तो जो ये पादप है तो ये स्वयं पोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। लेकिन जो जंतु हैं ये क्या होते हैं, जो पेड़ पौधे हैं जो भोजन बनाते हैं तो उसी पर ये आश्रित होते हैं, ये विषम पोषी होते हैं। तो यहां आपको समझ में आया होगा कि अरस्तु ने दो भागों में बांटा, कि किसको, जीव जंतुओं को। अब देखिए जो अगले वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस, जिसको अभी अभी आपने क्या पढ़ा, कार्ल वान लिने, उन्हीं का नाम चेंज होकर यहां क्या आ गया है, कैरोलस लिनियस, ठीक ना। तो कैरोलस लिनियस ने जो अरस्तु ने क्लासिफिकेशन किया था पादप और जंतु, तो उसी को इन्होंने टेक्निकल नाम दे दिया। जो ये तो हिंदी मीडियम में क्लासिफिकेशन किया था, सरल भाषा में समझे, ठीक ना। ये क्या किया था, हिंदी मीडियम में क्लासिफिकेशन किया था पादप और जंतु। लेकिन जो कैरोलस लिनियस आए, ठीक ना, तो ये इंग्लिश मीडियम में क्लासिफिकेशन कर दिए। कैसे, जो पादप था तो उसको इन्होंने बोल दिया प्लांटी, और जो जंतु था तो उसको इन्होंने बोल दिया एनिमेलिया, ठीक ना। तो प्लांटी और एनिमेलिया दो जगत में इन्होंने विभाजित कर दिया, किसमें, जगत में, जगत, किंगडम में। जगत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किंगडम, ठीक ना, किंगडम बोलते हैं। तो दो जगत में विभाजित कर दिया, कहा कि एक प्लांटी है और दूसरा क्या है, एनिमिलिया है, और इन दोनों को क्या बोल दिया कि ये जगत है, किंगडम है, ठीक ना। और जो ये क्लासिफिकेशन है, ठीक ना, तो ये जो क्लासिफिकेशन है 1758 में किया गया, किनके द्वारा, कैरोलस लिनियस से। सन भी याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है। और जो ये क्लासिफिकेशन था तो उस क्लासिफिकेशन को कैरोलस लिनियस ने कह दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, दो जगत वर्गीकरण, ठीक ना। अपने क्लासिफिकेशन को क्या नाम दिया कैरोलस लिनियस ने, टू
टू किंगडम क्लासिफिकेशन, दो जगत वर्गीकरण, यहां हम हिंदी में भी लिख दे रहे हैं दो जगत वर्गीकरण, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, दो जगत वर्गीकरण, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद एक और वैज्ञानिक का क्लासिफिकेशन करने के लिए, ठीक ना, इनका नाम था ई हैकल, ये 1886 में क्लासिफिकेशन किए। ई हैकल नाम याद रखिएगा, ई हैकल, और किस सन में क्लासिफिकेशन किए तो 1886 में, इसका सन याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है। अब देखिए जो ई हैकल है, ठीक ना, तो ये कैरोलस लीनियस के जो क्लासिफिकेशन था प्लांटी और एनिमिलिया, इससे तो सहमत थे। इसके अलावा इनका कहना था कि इसमें तो पेड़ पौधे आ जाते हैं और इसमें जो जंतु हैं, जो बड़े जंतु हैं वो आ जाते हैं। इसके अलावा एक और जगत होता है जिसमें सूक्ष्म जीव आते हैं जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे जीव आते हैं। तो उस जगत को इन्होंने नाम दे दिया प्रोटिस्टा जगत, ठीक ना। ये तीसरा जगत बन गया, थ्री किंगडम बन गया, ठीक ना। तो जो प्रोटिस्टा जगत है तो उसके अंतर्गत जो ई हैकल है तो उन्होंने एक कोष की जीवाणु को रखा, जितने भी बैक्टीरिया हैं, ठीक ना। इसके अलावा जो कवक है, जो फंजाई है, उनको रखा। इसके अलावा जो एल्गी है, जो शैवाल है, उनको रखा, और जो प्रोटोजोआ है तो उनको रखा। तो इन सभी को इन्होंने प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा। और जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन का जो कंसेप्ट था कैरोलस लीनियस का, तो इस कंसेप्ट को ई हैकल ने बदल दिया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, तीन जगत वर्गीकरण। यहां हम हिंदी में लिख दे रहे हैं तीन जगत वर्गीकरण, ठीक है। कैरोलस लीनियस दो जगत वर्गीकरण और जो ई हैकल है तो तीन जगत वर्गीकरण, हमेशा याद रहेगा, ठीक ना। कैरोलस लीनियस दो जगत और जो ई हैकल है वो तीन जगत, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए जो कैरोलस लीनियस है और जो ई हैकल है, तो कैरोलस लीनियस ने तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया, दो जगत वर्गीकरण दे दिया, और जो ई हैकल है उन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको तीन जगत वर्गीकरण कहा गया, वो दे दिया। अब ये क्लासिफिकेशन का जो सीरियल था वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जो ई हैकल है उनके बाद एक और वैज्ञानिक हो गए, कौन सा, H.F. कोपलैंड, ठीक ना। ये 1956 में इन्होंने एक और कंसेप्ट दे दिया क्लासिफिकेशन को लेकर, क्योंकि देखो कैरोलस लीनियस ने दो जगत वर्गीकरण दिया, इसके बाद उसको स्पष्ट किया कौन, ई हैकल ने तीन जगत वर्गीकरण दे दिया। अब जो H.F. कोपलैंड है तो ये भाई साहब बोले कि तुमसे कुछ नहीं बनता है, हम बताते हैं कि कितने भागों में क्लासिफिकेशन करना है, कितने वर्गों में जीवों को बांटना है। तो इन्होंने जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था और जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था तो उसको रिजेक्ट करके इन्होंने दे दिया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, चार जगत वर्गीकरण। यहां हम लिख दे रहे हैं हिंदी में, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल, चार जगत वर्गीकरण, ठीक ना। तो ये प्रश्न आता है कि चार जगत वर्गीकरण किसने दिया, तो H.F. कोपलैंड ने दिया, किस सन में, 1956 में, ठीक ना। कौन कौन से भागों में इन्होंने बांटा जीवों को, तो पहला जो इनका भाग था वो था मोनेरा, और दूसरा जो भाग था वो था प्रोटिस्टा, सॉरी इधर मैं लिख दे रहा हूं, दूसरा प्रोटिस्टा, और तीसरा जो भाग था वो था मेटाफाइटा, और चौथा जो भाग था वो था मेटाजोआ, ठीक ना। अब जो मोनेरा जगत है तो इसमें क्या कंसेप्ट लगाए H.F. कोपलैंड ने, तो इन्होंने कहा जो मोनेरा जगत है उसके अंदर जितने भी जीवाणु हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, और जो नीलहरित शैवाल है, तो इसको इन्होंने रखा किसमें, मोनेरा में। दूसरा भाग है प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा में जितने भी प्रोटोजोआ हैं, प्रोटोजोआ का कहने का मतलब मैं कोशिका वाले पार्ट में आपको बताया था, प्रोटोजोआ ऐसे जीव होते हैं जो एक कोश की जीव तो होते हैं, लेकिन उनका जो केंद्रक होता है तो उसमें केंद्रक विकसित नहीं होता और बहुत सारे कोशिकांग नहीं होते, तो ऐसे जीवों को प्रोटोजोआ कहा जाता है। तो इसको दूसरा भाग प्रोटोजोआ, तो उसमें रख दिया किसने,
HF कोपलैंड ने, प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत इन्होंने कवक को रखा, फंजाई को रखा और इसके अलावा कुछ शैवालों को रखा गया। उसमें भी जो नील हरित शैवाल है तो उसको छोड़कर जितने भी शैवाल आते हैं तो उसको इसमें शामिल किया गया प्रोटिस्टा में। किसके द्वारा? कोपलैंड के द्वारा। ठीक है। अगला जो वर्ग था इनका वो था मेटाफाइटा। तो मेटाफाइटा में ये यूकैरियोटिक जितने कोशिकाओं वाले जीव हैं, ठीक ना, जिसमें पेड़ पौधे आते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक ना, तो उसको इन्होंने रखा मेटाफाइटा में। चाहे छोटे पेड़ पौधा हो चाहे बड़े पेड़ पौधा हो, तो ये आपको समझ में आ गया। मेटाफाइटा के अंतर्गत जितने भी पादप हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनको रखा किसने? कोपलैंड ने। अब अगला है मेटाजोआ। तो मेटाजोआ में जितने भी जंतु हैं, सूक्ष्म जीव से लेकर, ठीक ना, जो यूकैरियोटिक जीव हैं, मतलब अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना से लेकर बड़े जीव, हाथी, नील व्हेल तक जितने भी जीव हैं, यहां तक कि मनुष्य भी, तो किसके अंतर्गत उसको रखा गया? मेटाजोआ के अंतर्गत रखा गया। तो ये कंसेप्ट था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन का, 4 जगत वर्गीकरण का। ठीक ना। अब 4 जगत वर्गीकरण इन्होंने 1956 में दे दिए। अब एक वैज्ञानिक आ गए 1969 में, कहा कि तुम ज्यादा जानते हो हमसे, हम बताते हैं कितने भागों में जीव जंतुओं को बांटना चाहिए, कितने भागों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए जीवों को। तो उस वैज्ञानिक का नाम था R.H. व्हिटेकर, जिसको आप व्हिटेकर के वर्गीकरण के नाम से भी पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। तो यहां देखिए इन्होंने कंसेप्ट दे दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक ना, जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है तो उसको आगे इन्होंने बढ़ा दिया और कहा कि जो जीव जंतु हैं तो उसको 5 जगत में बांटा जा सकता है। ठीक ना। और इनका जो कंसेप्ट था बहुत ही हाई लेवल का कंसेप्ट था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको आज तक पढ़ाया जाता है। ठीक ना। 5 जगत वर्गीकरण। ठीक ना। 5 जगत वर्गीकरण का आधार क्या था? तो 5 जगत वर्गीकरण का आधार था कोशिका संरचना। जो जीव हैं तो उनकी कोशिकाओं की संरचना कैसी है। इसके अलावा शरीर संगठन। शरीर संगठन कहने का मतलब जो जीव है वो एक कोशिकी है कि बहुकोशिकी है। इसके अलावा पोषण विधि, जो जीव हैं तो उनको भोजन कैसे मिलता है, वो स्वपोषी है कि विषमपोषी है, उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कि नहीं होती है, तो इसके आधार पर बांटा गया। इसके अलावा जीवन पद्धति, जो जीव हैं तो उनका जीवन पद्धति कैसे चलता है, वो अपने जीवन का निर्वाह कैसे करते हैं, तो ये सारे आधार थे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 5 जगत वर्गीकरण है उसका। तो अब देखिए जो 5 जगत वर्गीकरण है तो कौन कौन से जगत में बांटा गया। तो पहला तो था मोनेरा। ठीक ना, जो इन्होंने मोनेरा बोला था किसने? कोपलैंड ने। वही इन्होंने नाम दे दिया, पहला नाम क्या दे दिया? मोनेरा। और जो मोनेरा है उसके अंतर्गत इन्होंने जीवाणु, जो बैक्टीरिया हैं, जो नील हरित शैवाल हैं, जो साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इन सभी को इन्होंने मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा। किन्होंने? व्हिटेकर ने सन 1969 में। दूसरा दिया इन्होंने प्रोटिस्टा। ठीक ना, जो नाम इन्होंने दिया था कोपलैंड ने वही नाम इन्होंने भी दिया, प्रोटिस्टा। ठीक ना। लेकिन यहां कंसेप्ट समझिएगा, जो प्रोटिस्टा था उसके अंदर इन्होंने फंजाई को भी रख दिया था, कवक को भी रख दिया था। तो ये जो ये प्रोटिस्टा है, ठीक ना, तो उसमें जो फंजाई था, कवक था, तो इसको उन्होंने बाहर कर दिया और इसको तीसरा जगत बना दिया। ठीक ना, फंजाई को। तो देखिए जो प्रोटिस्टा है तो उसके अंतर्गत जो व्हिटेकर है तो कैसे जीवों को रखा, तो
एक कोश की जो शैवाल है तो उनको रखा, ठीक ना। लेकिन यहां भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो शैवाल है उसमें शैवाल होंगे, लेकिन नील हरित शैवाल स्पेशल इसमें छूट जाएगा, ठीक ना। इसके अलावा जो प्रोटिस्टा है, तो जितने भी प्रोटोजोआ जीव हैं, एक कोश की जीव हैं, उनके अंदर जो केंद्रक है वो उपस्थित नहीं होता, तो उन सभी जीवों को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया। अगला नाम दिया इन्होंने फंजाई। तो फंजाई में जितने भी कवक हैं, ठीक ना। फंजाई आप अचार में देखे होंगे, जब अचार खराब होता है तो उसमें सफेद रंग का क्या लग जाता है, फंगी लग जाता है, कवक लग जाता है। तो इन सभी को इन्होंने फंजाई में रखा। जैसे आप मशरूम खाते हैं, जैसे ईस्ट है, तो ये सब क्या है, ये फंजाई के अंतर्गत आता है। किन्होंने रखा इसको, व्हिटेकर ने। अब अगला जो था, ठीक ना, तो जो मेटाफाइटा था, जो मेटाजोआ था, तो इनका नाम व्हिटेकर ने चेंज कर दिया। कैसे, जो मेटाफाइटा था, ठीक ना, तो उसको इन्होंने कहा प्लांटी, और जो मेटाजोआ था तो उसको इन्होंने कहा एनिमिलिया, ठीक ना। जैसा कि अरस्तु ने और कैरोलस लिनियस ने क्लासिफिकेशन किया था। तो देखिए, जो प्लांटी है तो उसके अंतर्गत जितने भी पेड़ पौधे हैं, ठीक ना, छोटे से बड़े तक वो सब आते हैं। और जो एनिमिलिया है तो इसमें जंतु आएंगे, वो भी कैसे जंतु, जो यूकैरियोटिक जंतु होंगे, जो 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 प्रोकैरियोटिक होंगे वो नहीं आएंगे, ठीक ना। तो जितने भी यूकैरियोटिक जीव हैं वो सब आएंगे, और इसमें प्लांटी में जितने भी यूकैरियोटिक प्लांट हैं वो आएंगे। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जो युगलीना है, ठीक ना, तो युगलीना को अपवाद माना जाता है, ना तो उसको पादप माना जाता है, ना तो उसको जंतु माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो युगलीना है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होता है, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल भी सकता है। उसमें सीलिया फ्लैजिला पाया जाता है चलने के लिए, ठीक ना। तो इसीलिए उसको पादप और जंतु का अपवाद माना जाता है, बीच की कड़ी माना जाता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो व्हिटेकर है, ठीक ना, तो उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में विषाणु को स्थान नहीं दिया, ठीक ना। इनका कहना है कि जो विषाणु है, जो वायरस है, वो सजीव और निर्जीव का बीच का कड़ी है, ना तो विषाणु जीवित है ना तो मरा हुआ है। यह जीवन और मृत्यु का बीच का कड़ी माना जाता है, क्या, विषाणु, ठीक है। तो ये आप 2 जगत वर्गीकरण, 3 जगत वर्गीकरण, 4 जगत वर्गीकरण और 5 जगत वर्गीकरण को अच्छे से समझे होंगे। अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अगला जो हमारा टॉपिक होगा, तो 5 जगत जो वर्गीकरण है, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया है, तो इसको हम विस्तार से समझाएंगे। तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा क्लासिफिकेशन समझ में आएगा। आज का जो वीडियो था जीवों का वर्गीकरण, वो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बगल में आ रहे बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इससे होगा क्या, जैसे हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, इसी उद्देश्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।